हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल किशोर सर केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसे आप सबको मालूम है, एग्ज़ामिनेशन डेट्स तो अनाउंस हो चुका है। जैसे जेई मेंस जो एग्ज़ाम है जुलाई 18 से लेके 23 तक है, और आपका जो नीट एग्ज़ाम है 26 जुलाई को है। तो इसलिए मैं सोच रहा था तो एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एग्ज़ामिनेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल्स हैं, इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो जहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर बार पूछते रहते हैं, इस टाइप का कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ ताकि जो अभी जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है तो जेई मेंस और नीट एग्ज़ाम, इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपके दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर करते रहिए और लाइक भी करिए। तो फिर देर किस बात की है, तो चलो शुरू कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट आ रहा है जीओसी के ऊपर पहला वीडियो बनाओ सर ऐसा करके, तो इसलिए मैं जीओसी के ऊपर आज पहला वीडियो जो बना रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं वो सीरीज़ बनाऊँगा। तो इसका जो पहला वीडियो है वो जीओसी के बेसिस पे है। तो जीओसी में मेनली 4 मॉडल ऑफ क्वेश्चंस आने का चांस है। जो पहला है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बेस्ड, और बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बेस्ड, और तीसरा आपको जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर बेस्ड, और फोर्थ वन जो है जो आपका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बेस्ड। ठीक है ना? इन चारों में से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताओ सर, तो फिर ये 2 मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या है वो? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। देखिए इसमें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जामिनर क्या करता है, अगर मान लो इस साल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बेसिक पे क्वेश्चन पूछ लिया तो नेक्स्ट ईयर वो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? तो ये जनरल ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्वेश्चंस, तो इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हो तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल देते हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है। तो इसमें से हम ये कन्फ्यूज होता है तो इसमें सबसे पहले मैं किसका देखूँ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये डाउट इसलिए आता है आपको, सबसे पहले आपके पास कोई ऐसा लिस्ट नहीं है जो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होता है ऑर्गेनिक का। तो अगर वो क्लियर हो गया, वो लिस्ट है आपके पास, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे सबसे पहले आपको एसिडिक फंक्शनल ग्रुप क्या है ये पता होना ज़रूरी है। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो चलो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फार्मूला क्या रहेगा, SO3H। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, S डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है ना? और आपका जो सेकंड वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब COOH। तो इसमें क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और तीसरा आपका जो है फिनोलिक और इनोलिक फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड C के साथ OH ग्रुप रहता है। तो देखो इनोलिक और फिनोलिक दोनों सेम है, मगर एक स्लाइट डिफरेंस है। मतलब फिनोलिक जो है ये अलग नाम जो दिया है, वो एक्चुअली फिनोलिक जो दिया था, ये फिनोलिक में क्या होता है, बेंजीन के साथ जब OH अटैच होता है वो है इनोल। इसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड के साथ OH अटैच हुआ है, ये भी इनोल है, मगर जब बेंजीन के साथ अटैच हुआ था OH ग्रुप, इसलिए इसके लिए अलग नाम दिया था फिनोलिक करके। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? अब देखो आप एसिड सब्सटेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन तो आपको मालूम है। तो क्या है, कहाँ पढ़े थे, आयनिक इक्विलिब्रियम में। कौन बताया, अरिहेनियस और ब्राउनस्टेड और लिविस ने बताया। यहाँ लिविस का डेफिनेशन हमको ज़रूरत नहीं है, तो मेनली जो है हम अरिहेनियस और ब्राउनस्टेड का देखते हैं। दोनों के अकॉर्डिंग एसिड सब्सटेंस जो होता है वो H+ रिलीज़ करता है। तो यहाँ देखो ध्यान से, सबके पास एक H+ है, नहीं है? तो चलो बताओ कहाँ पर है वो, देखो स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर में कहाँ पर है, यहाँ देखो H+ है कि नहीं, यहाँ H+ है कि नहीं,
यहाँ एक H+ है, यहाँ एक H+ है, मगर सभी H+ जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही अटैच हुआ। वो भी आप ऑब्जर्व करो, देखो ये हाइड्रोजन जो है वही ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, ये हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, ये हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, ये हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ। मतलब सभी जो है वो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ ही अटैच हुआ था। तो यहाँ से आपका H+ रिलीज़ होता है, यहाँ से H+ रिलीज़ होता है, यहाँ से H+ रिलीज़ होता है, यहाँ से H+ रिलीज़ होता है। यहाँ आपको एक डाउट आएगा, सर इसमें तो फिर अल्कोहल इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अल्कोहल के पास भी वो है। आ रहा है नहीं आ रहा है, डाउट आया नहीं आया? तो देखो अल्कोहल नेदर एसिड है ना बेस है, मतलब ये ना एसिड होता है ना बेस होता है। चलो आप एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, मतलब ऐसे जनरल हंसाने के लिए। तो लोग अल्कोहल पीते हैं, आपको भी मालूम है, आप मूवीज़ में भी देख चुके होंगे, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बाहर भी आप देख चुके होंगे, देखते हो नहीं देखते हो, ठीक है। तो अल्कोहल अगर एसिड होगा तो फिर अल्कोहल ही देने की ज़रूरत क्या है, कोई HCl मिला के दे दो, ठीक है। अगर मान लो अल्कोहल बेस है, कोई NaOH वाटर के साथ मिक्स करके वही दे दो, वही पी लेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए अल्कोहल इवन केमिस्ट्री वाइज अगर हम बात करेंगे तो लिटमस पेपर को अगर अल्कोहल में प्लेस करते हो, या रेड लिटमस या नहीं तो ब्लू लिटमस, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिक्स है, पहला आप दिमाग में बैठाओ, क्वेश्चन तो फिक्स है। क्या है? राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, यानी तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज़ करेक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 3-4 पॉइंट जानना जरूरी है, मतलब सिनाप्सिस टाइप का। तो पहले हम सिनाप्सिस देखेंगे, सिनाप्सिस देख के हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। सिनॉप्सिस और लॉजिक टू सॉल्व एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, तो आपको सबसे पहला लॉजिक, इसको मैं लॉजिक 1 लिखता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला लॉजिक 1। तो सबसे पहला लॉजिक ये है, आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप दिया नहीं दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा। मान लो जो मॉलिक्यूल आपको दिया है एग्जामिनेशन में, जो ऑप्शंस में जो मॉलिक्यूल्स आपको दिया है, उसमें मान लो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या दिखने चाहिए, दिखेगा तो सल्फोनिक दिखेगा, या नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा, या नहीं तो फिनोलिक या इनोलिक दिखेगा, समझ रहे हो। वही तो फंक्शनल ग्रुप है ना, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। अब दूसरा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप भी आता है। अभी तो हम मेंस पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो इस टाइप का एग्जाम्पल्स हम अभी नहीं देखेंगे, मगर मेजरली ये तीनों में से कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, अगर पहला जो एग्जाम्पल है तो इसमें सबसे पहले आप एसिडिक फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो अलग अलग दिख गया, तो फिर क्या करोगे, तब क्या लॉजिक लगाओगे, ठीक है ना। वही लॉजिक मैं बता रहा हूँ। तो ये लॉजिक जो है कब अप्लाई होता है? इफ़ डिफरेंट एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अगर आपके पास डिफरेंट एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तब आप ये लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक मॉडल है, ठीक है। इसमें लॉजिक क्या होगा? एस का मतलब ध्यान रखना, जब भी मैं एस लिखता हूँ इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। सो एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। अब इसमें आपको एक डाउट आएगा, सर ये कॉन्जुगेट बेस कहाँ से आ गया? तो इसके लिए आपको आयनिक इक्विलिब्रियम, ब्राउनस्टेड एसिड बेस थ्योरी पता होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस कहाँ से मिलेगा? जब एसिड H+ रिलीज़ करता है, जो स्पीशीज़ बचेगा वही है आपका कॉन्जुगेट बेस, समझ रहे हो। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है, क्लियर है ना। तो फिर से इसलिए मैंने एक बार रिपीट किया, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट भी रहता है कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। मतलब हम जो स्पीशीज़ लिया होता है वो एसिड है, अगर वो H+ रिलीज़ किया तो आपको कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक कब अप्लाई करना है? तो वहाँ सेम फंक्शनल ग्रुप है तो ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कब अप्लाई करना है? इफ़ डिफरेंट एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, तब ये पॉइंट अप्लाई करते हो। ऐसा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए एक एग्जांपल,
तो अभी हमको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ CH3SO3H, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, और आपका PHOH, समझ रहे हो? PHOH क्या होता है? फिनॉल होता है, पता है ना? PH का मतलब फेनल ग्रुप, फेनल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग। और आपका CH3CH2OH, इसमें देखो मैं अल्कोहल भी इंक्लूड किया हूँ, है ना? इस टाइप का जब क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अरे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछ रहे हैं तो क्या करूँ? तो सबसे पहले आपको यही देखना है ना, तो पहले एसिडिक फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो। तो वही मैं मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूँ इसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए एसिडिक फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है, इसलिए तो मैं पहले लिस्ट दिया हूँ, ठीक है ना? पीछे जाके देख लो, वीडियो के पीछे जाके आप देख लो क्या लिस्ट दिया हूँ मैं। SO3H, COOH, ये फिनोलिक OH है, ये अल्कोहलिक OH है, ये फिनोलिक OH है बेंजीन के साथ अटैच हुआ, ये OH जो है अल्कोहलिक ग्रुप के साथ अटैच हुआ तो ये अल्कोहलिक OH होगा। अब इसमें हमको ऑर्डर बताना है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया। तब सबसे पहला फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या है? हमको ये देखना है गिवन मॉलिक्यूल में एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, उसको सर्किल करो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किल करो तो आपको क्या है चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो मुझे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना है, जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप देते हैं तो क्या पॉइंट बताया मैंने? हाँ बताओ क्या पॉइंट बताया? कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी देखो। तो कॉन्जुगेट बेस हमको कैसे मिलेगा? गिवन मॉलिक्यूल से H+ रिमूव करो, जो स्पीशीज बचेगा वही कॉन्जुगेट बेस है। तो फिर लिखते जाओ हर एक केस में कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना? चलो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ से जब आप H+ रिमूव करते हो, ठीक है ना, तो CH3 इसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली लिखते हैं, S डबल बॉन्ड O माइनस, ये वाला कॉन्जुगेट बेस मिला। अगर इससे H+ रिमूव करते हो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अगर यहाँ से H+ रिमूव करते हो सो PHO माइनस, इसका और थोड़ा सा क्लैरिटी ले लिखना है तो ऐसा लिखूँगा O माइनस, और यहाँ से H+ रिमूव करते हो CH3 CH2 O माइनस। देखो सबसे पहले एक चीज़ को हम इस ऑर्डर से साइड कर देंगे, तो वो कौन सा है? देखो ये क्या है? O माइनस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्जेड एटम। क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन, याद है ना? सो कॉन्जुगेशन जहाँ होगा वहाँ क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो इसमें रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस से क्या होगा? क्या फ़ायदा है रेजोनेंस से? स्टेबिलिटी मिलता है, मतलब इसमें रेजोनेंस है तो स्टेबल स्पीशीज़ हैं। इसमें भी देखो नेगेटिव चार्जेड एटम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी। इसमें भी देखो O माइनस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें भी कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी। इसमें देखो O माइनस, सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोई डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब इसमें नो रेजोनेंस, इसमें नो रेजो। अगर रेजोनेंस नहीं है तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है? CH3 CH2O माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं? ईथ ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं ईथ ऑक्साइड। तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो कॉन्जुगेट बेस बनाता है वो कौन सा है? ईथ ऑक्साइड है। तो लीस्ट स्टेबल स्पीशीज़ बनाना मुश्किल हो जाएगा, स्टेबल स्पीशीज़ जल्दी बन जाता है। इसमें आपको एक पॉइंट यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है। स्टेबल स्पीशीज़, कोई रिएक्शन में अगर स्टेबल स्पीशीज़ बनता है प्रोडक्ट में, वो जल्दी बन जाता है। क्या है पॉइंट? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है स्टेबल स्पीशीज़ फॉर्मेशन इज इजी। ये देखो ये भी एक लॉजिक है, ये ध्यान रखना। स्टेबल स्पीशीज़ फॉर्मेशन इज इजी, ठीक है। ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। मतलब ये जो बनाया था, ये बल्ब जो बनाया था, दिमाग का बत्ती जलाना है, ठीक है, समझ रहे हो? सो स्टेबल स्पीशीज़ फॉर्मेशन इज इजी, स्टेबल स्पीशीज़
जब जिस रिएक्शन में स्टेबल स्पीशीज़ बनने के चांस है वो जल्दी बन जाता है। तो ये सब बन जाएगा जल्दी, मगर ये वाला जो है जल्दी नहीं बनेगा, मतलब ये जल्दी H+ रिलीज़ नहीं करेगा। देखो ये बनने के लिए क्या करना होगा, इसको H+ रिलीज़ करना है, मगर ये नहीं बनना चाहते हैं, मतलब इसमें H+ रिलीज़ होना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है, ये अल्कोहल है, ये तेल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, CH3CH2, इसका नाम क्या है, ये तेल अल्कोहल। सो सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है, ये तेल अल्कोहल है। ठीक है ना, तो इसको हम सबसे लीस्ट में डाल दिया। अब हमारा जो कंपटीशन है वो ये तीनों के बीच में रहेगा। अब सभी में तो रेजोनेंस है, ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। तो फिर इन तीनों में से डिसाइड करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या रहेगा, क्या क्या लॉजिक्स है हमारे पास क्या लॉजिक रहेगा जब रेजोनेंस कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें 2 पॉइंट अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, कौन ज़्यादा रेजोनेंस फॉर्म्स बनाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स कॉन्सेप्ट। भले ही वो कम रेजोनेंस फॉर्म्स बनाए, अगर जो भी रेजोनेंस फॉर्म बनेगा, अगर वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स है तो उसका स्टेबिलिटी और ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है ये समझने के लिए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मान लो एक स्टूडेंट है जो IIT प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो वो स्टूडेंट जो है 100 क्वेश्चंस पर डे लगाता है, वो सॉल्व कर लेते हैं 100 क्वेश्चंस, और दूसरा जो स्टूडेंट है वो केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व करता है। अब इन दोनों में से अगर इफेक्टिवनेस अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो बहुत कमज़ोर बच्चा है। जो 100 क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये है सबसे तेज़ बच्चा है। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इनको 5 क्वेश्चन क्यों हुआ, इनका 100 क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन जो सॉल्व किया ना, प्रॉपर लॉजिक अप्लाई करके हर एक चीज़ उसको एनालिसिस करके वो सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इनको पर डे 5 क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ केमिस्ट्री का। ठीक है, मगर ये जो 100 क्वेश्चन जो लगाया था, ये जो स्टूडेंट हैं या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या नहीं तो ये ऐसा सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन देख रहे हैं, वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो सीधा आंसर की देख रहे हैं, आंसर की देख के हाँ चलो, अगर मान लो एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये आ रहे हैं, तो ठीक है, इनका आंसर जो आया था बिना सॉल्यूशन देखे इनका आंसर C आ गया, फिर वो आंसर की देख लिया, उनका आंसर ये आ गया, चलो मान लिया, चलो मैं C मान लिया, ये आ गया, तो वो कुछ सोच नहीं रहे, हाँ ये, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 4th वन, 5th वन, ऐसा बिना सोच के, बिना एनालिसिस करके, बिना लॉजिक लगा के ऐसे देखता गया, एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फ़ायदा है क्या इससे, कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है, सभी रेजोनेंस शो कर रहे हैं, मगर कुछ ज़्यादा रेजोनेंस फॉर्म बना रहे हैं, कुछ कम रेजोनेंस फॉर्म बनाएगा। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, तो ज़्यादा रेजोनेंस फॉर्म बनाए तो इससे ज़्यादा स्टेबल है, ये भी एक पॉइंट है, जो ज़्यादा रेजोनेंस फॉर्म बनाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें हमको ये देखना है, अगर बगल में कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, कोई स्पीशीज़ ऐसा है, अगर वो कम रेजोनेंस फॉर्म बनाएगा मगर सभी जो है इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म है, तो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। चलो अभी एक बार स्ट्रक्चर्स लिख के देख लेते हैं, कितने रेजोनेंस फॉर्म्स हर एक स्पीशीज़ में बनेगा। ठीक है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले सल्फोनिक एसिड का देखते हैं। तो इसमें रेजोनेंस फॉर्म्स कितने बनेंगे वो चेक करते हैं। सबसे पहले ये वाला कॉन्जुगेशन देखो, रेजोनेंस फॉर्म बनाने के लिए आपको हर एक कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा। इसमें लॉजिक जो है, पहले कॉन्जुगेशन देखो। तो नेगेटिव चार्ज आइटम सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो किस तरफ शिफ्ट होता है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है। तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, एटम के ऊपर जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट किया था तो ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, ठीक है, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो हम जहाँ नेगेटिव चार्ज बनाया तो वहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं। तो फिर आगे बढ़ो यहाँ से, फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो फिर नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करो, फिर ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, डबल बॉन्ड वो माइनस, यहाँ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो एज टी सी लिखो, डबल बॉन्ड वो, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज से आगे बढ़ेंगे। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज से आगे बढ़ना है तो हमारे पास 2 रास्ता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करो, फिर यहाँ जाओ, तो यहाँ गए तो फिर से वापस आपको यही मिलेगा। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करके पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हो तो फिर से आपको वापस से पहला वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से आपको पहला स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए ये 3 रेजोनेंस फॉर्म्स हैं हमारे पास सल्फोनेट के लिए, समझ रहे हो ना। चलो
अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हैं। सो C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट। सो कार्बोक्सिलेट में नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर रहे, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, तो इसमें क्या रेजोनेंस फॉर्म मिलेगा, O माइनस डबल बॉन्ड O। क्लियर है ना। अब मान लो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर वापस यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करो, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करो, तो फिर से वापस आपका यही स्ट्रक्चर मिलेगा, नया कुछ मिलना ही रहा है ना। मतलब यहाँ जो रेजोनेंस फॉर्म्स वो कितने मिला है, इसमें आपका जो रेजोनेंस फॉर्म मिल रहा है वो 2 है, 2 रेजोनेंस फॉर्म है इसमें रेजोनेंस फॉर्म्स कितने हैं, 3 रेजोनेंस फॉर्म है, ठीक है, 3 रेजोनेंस फॉर्म्स। अब लास्ट वाला फिन ऑक्साइड का देखते हैं। देखो फिन ऑक्साइड में कितने रेजोनेंस फॉर्म्स बनेगा, ये O माइनस है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करो, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करो, तो फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा वो कैसे दिखेगा, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, डबल बॉन्ड O माइनस, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज से आगे बढ़ो, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ तो कोई डिफरेंस तो है नहीं, फिर आगे बढ़ो, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, फिर यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी हुआ था इस प्लेस पे हुआ था, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा, फिर पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O माइनस। फिर एक बार ऑब्जर्व करो, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, अलग अलग है, तो मतलब ये इसलिए पूछ रहा हूँ, तो मेरा जो पॉइंट है यहाँ कितने रेजोनेंस फॉर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं, क्या मैं 5 लिख सकता हूँ। तो 5 लिखने के आपको क्या डाउट आता है, जो डाउट आएगा ये वाला और ये वाला सेम है अलग अलग है, आप बताओ सेम है अलग अलग है, सेम जैसा लग रहा है अलग अलग लग रहा है, बताइए, ये अलग अलग है। देखो यहाँ पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन अटैच्ड एटम के साथ है, यहाँ जो पाई बॉन्ड है क्या, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसमें कहाँ पर है, इसमें राइट हैंड साइड में, देख रहे हो ना, ऑब्जर्व कर रहे हो ना इस चीज़ को। तो मतलब ये दोनों जो हैं अलग अलग रेजोनेंस फॉर्म है, तो पाई बॉन्ड का पोजीशन तो चेंज होगा ना, जब पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है तो फिर वो अलग अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ टोटल 5 रेजोनेंस फॉर्म्स मिल गया। तो जब 5 रेजोनेंस फॉर्म मिल गया तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट रहता है, जिसके पास ज़्यादा रेजोनेंस फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है ना। तो ये एक्चुअली सही है, कब सही है, जब आपके पास दूसरा जो स्पीशीज़ है उसके पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स अगर नहीं है तब ये पॉइंट सही है। मगर एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करते हो ध्यान से इस स्ट्रक्चर्स को, ये सारे स्ट्रक्चर जो है इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स है। ये होता क्या है इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स, ये क्या होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स क्या होता है भाई। इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स का मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो, जो नेगेटिव चार्ज हैं, जो डबल बॉन्डेड एटम है, ठीक है, वो दोनों अगर सेम हो गया, हर एक स्ट्रक्चर में सेम टाइप का आ रहा है। जैसे मान लो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज एटम क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्डेड एटम क्या है, डबल बॉन्ड वो है। अब यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज एटम क्या है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड एटम क्या है, ये ऑक्सीजन है, इसमें भी, इसमें नेगेटिव चार्ज एटम क्या है, ऑक्सीजन है, तो फिर इसमें डबल बॉन्ड एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो मतलब इसमें जो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड जो है सेम एटम्स के बीच में ये घूम रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसमें भी देखो नेगेटिव चार्ज एटम क्या है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड एटम क्या है, ऑक्सीजन है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज एटम क्या है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। मतलब आपका जो सल्फोनेट और कार्बोक्सिलेट, सल्फोनेट जितने भी रेजोनेंस फॉर्म्स बनाया, जैसे यहाँ 3 बनाया, सभी इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स हैं। सो इक्विवेलेंट ये रेजोनेंस फॉर्म्स हैं, क्लियर है। अब कार्बोक्सिलेट में जो 2 फॉर्म्स बनाते ये भी इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट। मगर यहाँ फिन ऑक्साइड में जो स्ट्रक्चर्स बनाता वो क्या है, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, डबल बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में है। यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, कार्बन के ऊपर है, यहाँ कहाँ पर था, ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ कहाँ पर है, कार्बन के ऊपर है। जो डबल बॉन्ड आपका
ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ गया। ऑब्जर्व कर रहे हो ना, मतलब ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट हो गया। मतलब यहाँ 5 रेजोनेंस फॉर्म्स जो बना था उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स नहीं है, मगर बना ज़्यादा है, 5 बना है। 5 बनेगा तो आंखें बंद करके क्या बोल रहा था, 5 बना तो आंखें बंद करके ये नहीं बोलना है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आपको ये भी पॉइंट चेक करना पड़ेगा इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसमें 5 बना था, सबसे ज़्यादा बना था, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 5, मगर जो भी बना था वो नॉन इक्विवेलेंट वाला, जो भी बना था वो नॉन इक्विवेलेंट वाला बना था। क्लियर है ना। अब आपको ये डिसाइड करना होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो दोनों में इक्विवेलेंट आ गया। मैंने ऑलरेडी कहा था, अभी जो एग्जांपल दिया था 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो कौन अच्छे से सॉल्व किया है। जो 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था वो लॉजिकली सॉल्व किया था, कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व किया, तो उनको रैंक मिलने के चांस ज़्यादा रहेगा। जो 100 क्वेश्चन लगाया था बिना लॉजिक का, उनको रैंक मिलने के चांस कम हो जाते हैं। यहाँ भी वैसे ही है। स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, जो कम बनाया था मगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाया था, उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो जैसे इसमें देखो 3 है इक्विवेलेंट है, इसमें देखो 2 है इक्विवेलेंट है, इसमें 5 है नॉन इक्विवेलेंट है, तो इसको साइड करो। सबसे लीस्ट यही हो गया, बनाया था ज़्यादा मगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो फिनॉक्साइड सबसे लीस्ट है इन तीनों में से। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 2 है, इक्विवेलेंट है, तो किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है, तब ये पॉइंट अप्लाई होगा। दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों के पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं मगर इसके पास ज़्यादा है, तब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ, मतलब सल्फोनेट सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, स्टेबल स्पीशीज़ फॉर्मेशन ईजी होता है, तो ये जल्दी बनेगा। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सल्फोनिक है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और सेकंड वन, ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाया, तो नेक्स्ट जो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, कार्बोक्सिलेट का ज़्यादा है, तो इसलिए नेक्स्ट पोजीशन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और नेक्स्ट तीसरा जो है, ये रेजोनेंस फॉर्म्स तो बनाया था मगर अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं बनाया। जब अल्कोहल बिल्कुल नहीं बनाया था, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन दोनों में से फिनोलिक OH होगा। सबसे लीस्ट क्या होगा, ये है आपका अल्कोहलिक। यहाँ OH मिट गया था, तो एक बार लिख देता हूँ OH ग्रुप, वहाँ मिट गया पता नहीं। सो ये OH जो है वो सबसे लीस्ट है, क्योंकि इसके पास जो कॉन्जुगेट बेस बना था एक भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, और बाकी जो मॉडल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। सो डिफरेंट मॉडल्स जो होगा, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे बढ़ूंगा और ज़्यादा एग्जांपल्स लेके एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए बस इतना है। सो जैसे मैंने कहा था, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और आप भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।